हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में 28 फरवरी को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके 28 फरवरी को 100% पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का हिंदी का पेपर आपका हो चुका है और नागरिक शास्त्र का भी पेपर कंप्लीट हो चुका है और सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा है। सभी पूरे में से पूरा करके आ रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है इकोनॉमिक्स में 100 में से 95% लाना, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखेंगे। पेपर में आने वाले सभी प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा 28 फरवरी को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। जैसा आप लोगों को पता ही है, सबसे पहला आपका पेपर में बहुविकल्पीय ही पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, आर्थिक क्रियाओं में किसको सम्मिलित किया जाता है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। ए आपका चिकित्सा, बी मंदिर जाना, सी दान देना या डी इनमें से नहीं। और जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो कीजिए और जितने भी मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं उसका आप लोग टेस्ट दे दीजिए। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न को सारे तैयार किए हैं, तो टेस्ट दे दीजिएगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ साधनों के यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसी में हमारा सही विकल्प आएगा, राइट आंसर आएगा। दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं वैकल्पिक, सीमित या निश्चित या शून्य, तो इनमें से सीमित हो जाएगा राइट आंसर। और स्टूडेंट, इसमें जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लगे तो इंस्टाग्राम पर नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम तो एक क्या है, हम एक प्रकार से किसी का भी गलत नहीं चाहते हैं और कोई भी गलत आंसर में नहीं बताना चाहता। तो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में होता है उसका आंसर मैं बताता हूँ और जो क्वेश्चन बैंक में होता है उसको भी मैं बताता हूँ। और क्या है, इतना तक मैं सीमित नहीं रहता, उसके बाद में मैं क्या है गूगल पर भी रिसर्च करता हूँ कि जो बुक में दिया हुआ उसका आंसर वो क्या सही है या गलत है। तो मैं रिसर्च करता हूँ, गूगल भी कभी कभी क्या है वहाँ पर भी गलत ऑप्शन दिख जाते हैं, यानी घुमा दिया जाता है, कहीं दिख दिया वैकल्पिक, कहीं सीमित, कहीं निश्चित, कहीं शून्य, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों से पूछते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, किसी की भी गलत है तो उसको भी हमें बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आर्थिक समृद्धि हो तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा। तो ये दाएं ओर खिसकेगा या बाएं ओर खिसकेगा या स्थिर रहेगा, इनमें से नहीं। तो तीसरे का बी हो जाएगा, दाएं ओर खिसकेगा। यदि आर्थिक समृद्धि हो तो उत्पादन संभावना वक्र दाएं ओर खिसकेगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का हमारा एक 2 घंटे का वीडियो आ गया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा, हमने वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ये विचार दिया है कि त्रुष्टि गुण मापनीय है। त्रुष्टि गुण क्या है, मापनीय है। ए आपका हिक्स, बी पैरोटो, एलन या मार्शल। तो इनमें से डी मार्शल हो जाएंगे राइट आंसर, जो कि 4 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं मार्शल हैं, हिक्स हैं, फिर सैमुएल्सन्स हैं या पिगू हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वहां पर दिखा रहा था, बुक में दिखा रहा था 5 का बी हिक्स दिखा रहा था और गूगल पर सर्च किया तो वहां पर मार्शल दिखा रहा था। तो दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, आपको पता है तो। और जिन भी स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं अच्छी बात है, टेस्ट दीजिए और लास्ट में हमें पूरे का कंक्लूजन चाहिए कि हमारा मान लीजिए कि इसमें मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो 50 में से आपका 40 सही गया है। तो इस तरह से आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोग तैयार करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि क्या होगा, उपभोग बढ़ेगा या उपभोग कम होगा, उपभोग स्थिर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो 6 नंबर प्रश्न स्टूडेंट, इनमें से 6 का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, उपभोग बढ़ेगा जब सीमांत उपयोग का घटेगी। तो 6 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीमांत तुष्टि गुण हास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है। जो विस्तृत व्याख्या है
ये बेसिकली किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। ए आपका गोसेन हो जाएंगी, बी फेडरिक हो जाएंगे, सी मार्शल या डी फ्रेंजर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको पता है तो बताइएगा। और ये भी काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या है हमने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर गोसेन दिखा रहा था और जो बुक में दिखा है वो आपका मार्शल दिखा रहा था। तो आप लोगों को जो भी सही विकल्प लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं सही हूँ तो उसको भी बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, जो बुक में ऑप्शंस दिए होते हैं और जो क्वेश्चन बैंक में ऑप्शंस दिए होते हैं बहुत गलत होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। गलत मैं नहीं बता रहा था, क्या है मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ और काफ़ी रिसर्च करता हूँ तब आपके सामने लेकर आता हूँ। और काफ़ी बार क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन क्या है उसमें गलत निकल जाते हैं, लेकिन कभी नहीं, कभी सर सारी वीडियोज़ में नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुर संगीत सुनने की दशा में सीमांत दृष्टिकोण हास नियम लागू क्या होता है, इनमें नहीं होता है, हास नियम लागू नहीं होता है। तो 8 का भी बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे यहाँ पर डॉट डॉट जो है उसी में राइट आंसर आएगा कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट। 9 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, वस्तु की मांग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वस्तु की मांग। अब देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे वस्तु की मांग कहते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो 9 नंबर का वी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 10 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है, मांग का नियम व्यक्त करता है। ऑप्शंस को आप वीडियो को रोक कर आराम से देख लीजिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल 10 नंबर का जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा, यानी ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग का नियम व्यक्त करता है। 10 का ए विकल्प ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या अनंत हो जाती है। आप लोगों को वीडियो चाहिए इस पर कि कॉपी कैसे लिखें इकोनॉमिक्स पर, तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाएंगे। हालांकि मैं सभी सब्जेक्ट पर अप्रॉक्स जो है आपका ये वीडियो बना चुका हूँ कॉपी लिखने वाला पर, और इकोनॉमिक्स पर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वीडियो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का कॉपी लिखने का तरीका होता है। तो आप कहेंगे तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आना चाहिए उस पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका बढ़ती है। क्या है, जब कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो वी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। 11 नंबर का वी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यदि वस्तु वाई, यहाँ पर देखिए यदि वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि से वस्तु की मान एक्स की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुओं के बीच यह संबंध होगा। क्या होगा ये संबंध, ये क्या है, प्रतिस्थापी हो जाएगा, पूरक संबंधित नियम या एक साथ मांग की जाने वाली। तो 12 नंबर जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प, यानी 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांगी गई रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतरण, यहाँ पर देखिए समांतरण हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। ये काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन को बता दिया है, आप लोग हमारी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। फिलहाल जो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से दिया है पूर्णतया लोचदार। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को वीडियो को आराम से रोक लीजिए फिर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो 13 का वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच, जो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है इसमें मांग को लोच क्या होगी, इकाई के बराबर, तो इकाई के कम, शून्य या अनंत। तो इनमें से आपका अनंत हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पर मांग की लोच अनंत होगी। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, मोटर कार, इसके बाद में टूथपेस्ट, नमक या टेलीविजन। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। क्या होते हैं स्टूडेंट, बेलोचदार, तो वो आपका नमक हो जाएगा। 15 का सी बिल्कुल राइट है, ना कि टूथपेस्ट, ना कि टेलीविजन, ना कि मोटर कार। बेलोचदार होते तो वो आपका नमक है। तो 15 का सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर,
यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% यानी 20% कम हो जाए तथा उसकी मांग में 40% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की मांग की लोच होगी। क्या होगी लोच? वो आपका होगा इकाई से अधिक, यानी अपनी इकाई से अधिक होना। तो 16 का भी राइट आंसर है। वीडियो को आराम से रोक कर भी आराम से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मांग की लोच के यहाँ पे देखिए व्यवहारिक महत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। व्यवहारिक जो अंतर्गत है इसमें शामिल नहीं है। ए आपका विभेदात्मक एकाधिकार, बी राशि पातन, या सी उपभोक्ता का आय स्तर, या डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता का आय स्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे और आप लोग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भी मैंने बहुत सारे वीडियोज मॉडल पेपर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट महातांडव क्लास, महामैराथन क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार करवाए हैं। तो आप तैयार कीजिए। आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ाई की है वो आप हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स के, वहाँ पर A to Z जानकारी मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी को क्या है बेहतर बनाएंगी। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। टॉपिक वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में 38 टॉपिक होंगे, पार्ट 2 में 62 यानी 62 टॉपिक होंगे। तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता की दशा में औसत लागत की प्रवृत्ति होती है घटने की, बढ़ने की, स्थिर रहने की, या इनमें से नहीं। तो 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा, घटने की। इसमें क्रियाशीलता की जो दशा होती है, औसत लागत की प्रवृत्ति होती है, वो घटने की। 19 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा, कम से कम एक हो जाएगा जो स्थिर होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत सीमांत उत्पादन क्या होता है? बढ़ने लगता है, घटने लगता है, स्थिर हो जाता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। आपके हम जिसमें आपके जो इकोनॉमिक्स में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा हूँ तैयार करने को, क्योंकि एग्जामिनर जो है शुरुआत में वही चेक करेगा और देखेगा कि आपने सही विकल्प दिया है या नहीं दिया है। हालांकि मैंने पूरे बुक का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तैयार करा दिया है, फिर से मैं तैयार कराने वाला हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा, और बाकी के जो 3 टाइप के क्वेश्चन है, अति लघु, उत्तरीय, लघु और विस्तृत, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊँगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत सीमांत उत्पादन जो हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है? घटने लगता है। तो इनमें से जो राइट आंसर 20 का बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय, यहाँ पर देखिए व्यय कहलाता है लाभ, लागत, आगम या उत्पादन। तो 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा, लागत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आराम से वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 में से 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। असंगत आपको छांटना है, अवसर लागत, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, या वास्तविक लागत। तो यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए जो टेस्ट दे रहे हैं, और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं उसका तो मैं सीधा राइट आंसर बता देता हूँ, वो लोग नोट कर लीजिए। तो हस्तांतरण आय इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है? कच्चे माल का व्यय, यातायात व्यय, मशीनों पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी। तो 23 का सी भी इसमें हो जाएगा राइट आंसर, मशीनों पर। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब, जो औसत लागत है न्यूनतम होती है, तो इसमें से क्या होता है? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस के दिए हुए हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत लागत बराबर सीमांत लागत हो जाती है। तो जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, औसत लागत वक्र की सीमांत लागत वक्र सदैव उसे काटता है, न्यूनतम बिंदु, फिर अधिकतम बिंदु, या ऊपरी भाग, या निचले भाग। तो 25 नंबर जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे का हमने बता दिया है, और पूरा को मैं एक प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करा दूंगा।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की औसत आय रेखा होती है। क्या होती है? गिरती हुई रेखा, उठती हुई रेखा, क्षैतिज रेखा या उद्धव। यहाँ पे देखिए उद्धव रेखा। तो 26 का जो विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गिरती हुई रेखा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 26 का ए बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर है, किस बाजार में औसत आय एवं सीमांत आय सदैव बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने अपनी वीडियोज में कवर किया है। आप लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिलहाल जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो जाएगा, जो सदैव क्या है? बराबर होती है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। क्या होता है? उद्योग द्वारा, क्रेता द्वारा, फर्म द्वारा या ये सभी। तो 28 नंबर का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, फर्म द्वारा अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा, हालांकि इसमें थोड़ा ही कम आपको रहेगा 35, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। और भी जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें भी मैं बताऊँगा, बस आप तैयार करते रहिए और सारे हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के तैयार करा देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुल प्राप्तियाँ कुल लागत से अधिक हो तो इसमें राइट आंसर आएगा कि स्थिति होगी। क्या होगी स्थिति? तो इसमें जो स्थिति हो जाएगी वो असमान लाभ। तो असमान लाभ इसमें हम फिट कर देते हैं, यानी इसमें हम लिख देते हैं सिर्फ लाभ। अब आप लोग समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि यदि कुल प्राप्तियां कुल लागत से अधिक हो तो असमान लाभ की स्थिति है। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन बैठाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। क्या होती है? अधिक, कम, सामान्य या इनमें से नहीं। तो 30 नंबर का जो विकल्प है वो वी हो जाएगा, कम होती है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक कम होती है। यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 का वी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग समझ लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने में, और ये बार बार पूछे आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति की गई, यहाँ पर देखिए पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ति में कमी या पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति का विस्तार या इनमें से नहीं। तो क्या कहते हैं? कीमत में वृद्धि के कारण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल 31 नंबर का सही विकल्प वो हो जाएगा आपका ए, पूर्ति में कमी हो जाएगा राइट आंसर 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति होती है पूर्णतया लोचदार या क्या, यहाँ पर देखिए पूर्णतया लोचदार या सिर्फ लोचदार या बेलोचदार या कम लोचदार। तो 32 का भी राइट आंसर बेलोचदार हो जाएगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति में होती है क्या? बेलोचदार, राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का तत्व जिसको हम विशेषता है वो क्या है? क्षेत्र है, एक वस्तु, क्रेता, विक्रेता या ये सभी। तो 33 का डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शंस। यानी 33 का डी यानी क्षेत्र भी है, एक वस्तु भी है, क्रेता विक्रेता भी है, जो कि बाजार का तत्व विशेषता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, समरूप वस्तु ब्रैकेट में देखिए उत्पाद इस बाजार की विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता की, अपूर्ण प्रतियोगिता की या एकाधिक, यहाँ पे देखिए एकाधिकार या अल्पाधिकार। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी 35 नंबर का राइट आंसर ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार में कीमत, देखिए बाजार में क्या है? बाजार में कीमत क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है या इनमें से नहीं। तो 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा, घटती है, जो कि अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत जो है वो क्या है? घटती है। तो 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको भी हम। तो सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि समष्टि, यहाँ पर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमें समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नवत है। क्या है? जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है इसके 2 घटक निम्नवत है, कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला है
उत्पादन और रोजगार की संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत, यानी जो उत्पादन और रोजगार है इसके क्या है, रोजगार के संतुलित या संतुलन से संबंधित सिद्धांत, ये हमारा होगा अर्थमिष्ट अर्थशास्त्र के एक घटक। दूसरा घटक है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार, ब्रैकेट में देखिए मुद्रा स्फीति एवं अपस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक हैं जो कि इस तरह से बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा ही क्वेश्चन से ज़्यादा बड़े में इसका आंसर देना नहीं है क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद आपका ये वाला प्रश्न आ जाता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि दूसरा प्रश्न पूछा गया, देखिए जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं, तो आप क्या है पीडीएफ फ्री में देने वाले हैं। इसके लिए कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ्री में देंगे। कैसे मिलेगा ये वीडियो में पता चलेगा। टेलीग्राम पर तो ये अपलोड बिल्कुल भी नहीं होगा आपसे, क्योंकि इसमें काफ़ी हमें मेहनत लगा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इनके बारे में बताना है। इसका आंसर देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में देखिए जीडीपी जितना अधिक होगा कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार जीडीपी और कल्याण के बीच सीधा संबंध है। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, टफ आपको किस में लगेगा, लघु में लगेगा और दीर्घ में लगेगा। आपको वेरी शॉर्ट में ज़्यादा नहीं बताना रहता है इसका आंसर। ये नहीं कि आप 50 शब्दों में जाकर लिख दिए, इसमें आपको 25 शब्दों से ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्या है ज़्यादा भी ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे बोर्ड में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। जो बेरोजगारी का दर है इसकी आपको परिभाषा देना है। आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक है, यानी जो लोगों की संख्या है जो काम करने के, यानी किसी भी काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं। मैं लोगों की कुल संख्या में जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं, क्या काम करते से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो बेरोजगारी की दर कहलाएगी। यानी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर समझिए, पहले क्वेश्चन के आंसर को समझिए, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप समझ जाएंगे तो इसका आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और काम करते संख्या भाग देकर जो भागफल प्राप्त होगा वही बेरोजगारी दर कहलाएगी। समझ आ गया स्टूडेंट। जो एक्सेल स्टूडेंट, जैसे एक्सेल जो ट्रिपल-सी होता है, ट्रिपल-सी होगा, और ये सारे जो कोर्स करे होते हैं जो जिससे हम क्या है कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, हमारा जो एक प्रकार से चलाना जानते हैं, सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो इसमें भी हमने एक्सेल का जो होता है, एक्सेल सीट से सारी चीज़ें, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी, और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, इसको आपको तैयार कर लेना है बेरोजगारी की दर को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम बताएंगे जो हर एक चैप्टर से हैं। आज के इस वीडियो में पूरा जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित प्रवाह या स्टॉक, यानी जो बताइए आपको कि निम्नलिखित प्रवाह है या स्टॉक। सबसे पहला आपका एक देश की जनसंख्या, दूसरा है जन्म लेने वालों की संख्या। तो यहाँ पर बताइए क्या बताया गया, प्रवाह या स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक देश की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। देखिए एक देश की जनसंख्या स्टॉक है क्योंकि इसे समय के इसी समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। समझ में आ गया। दूसरा है जन्म लेने वालों की संख्या, प्रवाह है क्योंकि इसे समय की एक निश्चित अवधि पर मापा जाता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या अंतर भी देखने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक देश की जनसंख्या या जन्म लेने वालों के बीच में क्या है, विभेद कीजिए या अंतर बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। इसका आंसर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट, यानी कह सकते हैं ये काफ़ी बड़े में पूछा गया था, इसको हम काफ़ी शॉर्ट यानी छोटा करके आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इतना लिख देंगे 3 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, समग्र मांग से क्या अभिप्राय है। जो समग्र मांग है इससे अभिप्राय के बारे में बताता है, या समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, इसका आशय क्या है। यानी ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आपका पूछा जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा यही होगा। देखिए जैसा कि देख सकते हैं आंसर में, देखिए
समग्र, देखिए ब्रैकेट में देखिए समग्र जिसको हम कुल कहते हैं, मांग से अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में, क्या है, एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यातों से है। दूसरे शब्दों में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए, वस्तुओं तथा क्या है, सेवाओं के लिए मांग के योग को समग्र मांग कहा जाता है। यहाँ पर समझिए, पहले क्वेश्चन का आंसर समझिए कि क्या कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश, कोई अर्थव्यवस्था इसमें उपभोग या निवेश तथा सरकारी व्यय से शुद्ध निर्यातों से है। दूसरे शब्दों में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मांग के योग को समग्र मांग कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैधानिक, क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है। और स्टूडेंट, यदि आपने इसका टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने क्या है उसमें लघु, अति लघु, उत्तरीय और दीर्घ तीनों टाइप के क्वेश्चंस बता रखा है, तो उसको जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर। हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने जुलाई से लेकर अभी तक जो भी तैयारी की है हर एक प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जो भी चेकआउट करना कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं मिला। हम आपके सामने वो वीडियो तुरंत लाकर रख देंगे कि ये देखिए हमने बताया हुआ पहले से। तो जाइए तैयार कर लीजिए, तैयारी को अपने बेहतर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या, इसके बारे में बताना है। तो देखिए बैंकिंग नियमानुसार बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में, क्या है, कुछ कोष तरल के रूप में रखना होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। अब देखिए SLR का क्या फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटियो, क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटियो या रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको हम कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा फुल फॉर्म के साथ में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएगा इसका क्या है फुल फॉर्म बताइए, या इसका क्या है एक प्रकार से सही रूप बताइए क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते, कोई बाहरी तो आएगा नहीं आपका। 6 नंबर हो गया हमारा प्रश्न। 7वां देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन हमारा, बचत फलन क्या होता है। जो बचत फलन है ये क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए क्या है, बचत फलन, बचत ब्रैकेट में देखिए एस तथा आई ब्रैकेट में देखिए वाई के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे देख सकते हैं, बचत एस बराबर माइनस एस प्लस एस बाई, ये बचत फलन हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंपल है, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए, यानी कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए जिसको क्या है नहीं किया जा सकता या क्या प्रतिबंधित है। जैसे सबसे पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें क्या है प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे आप समझ सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा है स्टूडेंट, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जैसे हमारे जो इंडियन बैंक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में, वैसे जो सारे बैंकों को मैनेज करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही मैनेज करता है स्टूडेंट, क्या भारत का। समझ में आ गया। उसके बाद में जो वर्ल्ड बैंक है, आप लोगों को पता ही होगा वर्ल्ड बैंक क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इसमें जो 3 प्रतिबंधित कार्य है, सबसे पहला ये हो गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई जो व्यावसायिक कार्य है, यानी व्यावसायिक कार्य आप समझ रहे हैं, स्वयं नहीं कर सकता, यानी वो अपना खुद नहीं कर सकता और ना ही वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। ये सबसे पहले प्रतिबंधित कार्य हो गया। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। क्या है, जनता से ब्याज पर रुपया वो स्वीकार नहीं कर सकता। कौन, भारतीय रिजर्व बैंक। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, ये अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और ना ही उन्हें खरीद सकता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई 3 प्रतिबंधित कार्य थे, एक एक नंबर आपको एक एक कार्य पर मिल जाएंगे। आपने सपोज आपने एक ही किया या 2 ही किया तब भी आपका 2 नंबर पक्का है। ये नहीं स्टूडेंट कि आप कीजिएगा ही नहीं, आपको 2 पता है 2 कीजिए, 1 पता है 1 कीजिए, 3 पता है 3 कीजिए, आपको नंबर पूर्ण रूप से मिलेगा। अब आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? हाई स्कूल का पेपर दिए होंगे आप, और आप हमारे काफ़ी क्या है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, स्तरीय, देखिए क्या है स्तरीकरण कार्य किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि स्थिरीकरण जो स्थिरीकरण कार्य है ये किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए किसका है। आंसर बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है। क्वेश्चन देखिए बेटा आपको हार्ड लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने क्वेश्चन बैंक को नहीं देखा है। अब आपकी जो तैयारी है काफ़ी कम समय बचा है तैयारी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और बुक और क्वेश्चन बैंक के मिलाकर आप सारे क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। इंपॉर्टेंट को पढ़िए, सिलेबस में मत जाइए, कम समय बचा है इसी में कीजिए। तो यहाँ पर क्या स्थिरीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आंसर हमने दे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ, जो आपको पूरे बुक का यानी आपका ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम आपको शॉर्ट में ये यानी क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, हम आपको छोटा छोटा करके बता रहे हैं, जिससे आपको एग्जामिनर 3 नंबर पूरा तो देगा ही और आपको एक लिखने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। एक हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें क्या है ना, जो आपका अर्थशास्त्र है इस पर कॉपी कैसे लिखें, हम कॉपी पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, वो वीडियो जल्द ही आएगा। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि आयात व निर्यात क्या है, इनके बारे में बताना है, या आयात व निर्यात में डिफरेंस बताइए यानी अंतर बताइए। तो ये भी किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम आयात का देखते हैं। आयात किसे कहते हैं, देखिए आयात का परिभाषा किसी देश द्वारा विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं को मंगाने से है। क्या है आयात का, यानी किसी चीज़ हमको इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर किसी क्या है किसी देश से विदेशों से वस्तुओं का सेवाएं मंगाने, जैसा कि गेहूं मंगाना, चावल मंगाना या कोई भी अन्य प्रकार की सारी चीज़ें हो गई, तो ये क्या है दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं को मंगाने से है, ये आयात हो रहता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में समझिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि भारत ईरान इराक से पेट्रोल मंगाता है तब ये भारत के लिए क्या है आयात कहा जाएगा। सिंपल सा भाषा है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, परिभाषा के साथ जब आप उदाहरण के साथ देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। निर्यात को देखिए क्या पूछा गया है इकोनॉमिक्स में। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज़ आप 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए, जो आपके पास जो आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, भाई बहन जो भी हो, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। निर्यात को देखिए क्या है, निर्यात किसे कहते हैं। देखिए निर्यात का अर्थ किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों को भेजने से है। उदाहरण के लिए यदि भारत से जूट का, देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या पूछा गया कि यदि भारत से जूट का सामान अमेरिका या इंग्लैंड जाता है तब भारत के लिए क्या है निर्यात कहलाएगा। जैसा कि हमने बताया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट वाला कार्य, जो इंग्लिश जानते होंगे एक्सपोर्ट, ये हमारा क्या हो गया इंपोर्ट वाला कार्य। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी भारत से हम ये भेज रहे हैं वो आ रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आयात व निर्यात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संतुलित बजट, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, संतुलित बजट, बजट अधिशेष और बजटीय घाटा क्या है, तीनों को हम एक ही वीडियो में कंफर्म कर देंगे। देखिए एक ही क्वेश्चंस में, देखिए सरकार जमा आय के बराबर, सरकार जो है जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, राशि जो है खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में क्या है जाना जाता है। जब कर से प्राप्त राशि, जब कर से प्राप्त जो है राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। यानी यहाँ तक तो आपका इसका परिभाषा हो गया संतुलित बजट का। फिर बजट जो अधिशेष है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इसका हो गया। फिर हमारा बजटीय घाटा, तो देखिए वही जब व्यय राजस्व से अधिक होता है तो इसे बजटीय घाटा कहा जाता है। यानी तीनों का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, तीनों का एक ही वे में पूछ लिया गया है। यदि आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि संतुलित बजट किसे कहते हैं, संतुलित बजट से आपका आशय क्या है, तो इसका आंसर आपको इतना ही देना है।
यदि आपका तीनों पूछा जाए तो तीनों का दीजिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आपके जो है न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, तो कमेंट जितने भी ज़्यादा करेंगे आप लोग, वो वीडियो जल्द ही आएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय की मांग के 2 स्रोत बताइए। यानी जो विदेशी विनिमय है इसकी मांग के कोई हमें 2 स्रोत बताइए। सबसे पहला देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय जो ऋण है इसको ऋणों का भुगतान। दूसरा है शेष विश्व को उपहार व अनुदान, शेष जो विश्व है उपहार या अनुदान। यहाँ पर आपका छोटा सा क्वेश्चन था, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी छोटा छोटा भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है तो आपका इजीली 3 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये गारंटी है स्टूडेंट। समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। ये देखिए 13 नंबर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सम प्राप्ति किसे कहते हैं, सम प्राप्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। आंसर है एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद को बेचने से प्राप्त, अपने उत्पाद को क्या है बेचने से प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्तियां, जिसको हम क्या कहते हैं ब्रैकेट में देखिए कुल रकम को संप्राप्ति या राजस्व कहते हैं। यानी दोनों इसमें कहा जाता है, या संप्राप्त कह लीजिए या राजस्व कह लीजिए, ये किसी भी अर्थ में पूछा जाएगा। इसका आंसर आपको इसी तरीके से देना है। और स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपके पास वो नहीं है कि आप बिल्कुल कीजिए ही सारी क्वेश्चंस को, आप क्या है सारे क्वेश्चंस को आप देखते जाइए, सारे को नोट कीजिए। इसका हम आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम पर आना है, वीडियो को ये लिंक आपको भेजना है। यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक आप क्या है हमें एक प्रकार से उसका फ़ोटो भेजिए या रूटीन आप बताकर भेजिए कि सर यहाँ तक हमने देखा है, हम आपको इसका पीडीएफ फ्री में दे देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? टेलीग्राम पे वीडियो इसका पीडीएफ नहीं अपलोड होगा, हम आपको इंस्टाग्राम पर देंगे। मैसेज कीजिए, वीडियो के साथ में कीजिएगा स्टूडेंट, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, पीडीएफ लेकर आप निकल जाते हो। तो यहाँ पर देखिए हो गया। उसके बाद देखिए वीडियो को आप जब देखेंगे स्टूडेंट तो आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पता चलेगी और हम आपको कुछ समझाते भी हैं। वैसे नहीं कि हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं और आगे भी जो हम आपको बताते हैं वो भी काफ़ी कॉन्सेप्ट के लायक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। आंसर देखिए क्या है, आंसर के साथ देखिए श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर क्या है प्रवणता, नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है ऊंची मजदूरी दर पर। जो ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर क्या है प्रवणता वाला हो जाता है, प्रवणता वाला हो जाता है स्टूडेंट। श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है क्यों होता है, यहाँ पर बताया गया। इसका आंसर छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ी में नहीं दे रहा है जैसा कि हमने बताया। और जो हमारा कॉपी वाला वीडियो आएगा उसमें तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कॉपी लिखते कैसे हैं, इकोनॉमिक्स का कैसे लिखते हैं। वैसे हम हर एक सब्जेक्ट का कॉपी का वीडियो बना रहे हैं, आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारी चीज़ें अब आप लोगों को बताएंगे जो आपकी तैयारी को क्या बेहतर बनाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्ति सारणी किसे कहते हैं। जो पूर्ति सारणी है किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वो सारणी जो विभिन्न कीमतों पर प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमतें जिसको हम अपरिवर्तित रहने पर एक फर्म पर बेची जाने वाली मात्राओं का विवरण देती है, पूर्ति सारणी कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ति सारणी। 4 ही लाइनों में दिया गया है, छोटा छोटा लाइन है, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा इजीली। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, घबराइएगा मत, नहीं छोटा इसका आंसर आपको होगा। देखिए जब किसी वस्तु की मांग, समझिए पहले क्वेश्चंस को, कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात क्या है, समानुपात में वृद्धि होती है, तब संतुलन कीमत तथा उत्पादन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर के साथ में देखिए क्या है कि वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहती है, किंतु संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। क्या है, संतुलन मात्रा जो है ये बढ़ जाती है। लेकिन जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समानुपात में वृद्धि होती है
तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका प्रश्न देख सकते हैं, यानी इसमें थोड़ा सा ही बदलाव करना है आपको और एज इट इज आपका क्वेश्चन वही का वही रहेगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के आपका वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर मिलता है। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 22 फरवरी से हिंदी का पेपर स्टार्ट है। 22 फरवरी से आपका जितने भी सारे पेपर हैं आर्ट से रिलेटेड 7 मार्च तक, यानी 7 मार्च का आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा तैयारी आपका। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। जो मांग वक्र है इसका दाईं ओर खिसकना क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिए, ये दर्शाता है कि वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के, क्या है, बिना किसी परिवर्तन के वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये मांग वक्र की दाईं ओर खिसकना क्यों दर्शाता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कुल लागत से क्या अभिप्राय है। जो कुल लागत है अभिप्राय के बारे में बताना है। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर अभिप्राय देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आशय भी पूछा जा सकता है, या इससे क्या है, कुल लागत क्या होता है, कुल लागत किसे कहते हैं, आशय क्या है, परिभाषित कीजिए, प्रकाश डालिए। यानी किसी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, बस क्वेश्चन को आपको घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहता है एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए स्थिर तथा परिवर्ती लागतों के योग को, जो स्थिर तथा परिवर्तित लागतों के योग को कुल लागत कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर देखिए कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत। जैसा कि देख सकते हैं कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस स्थिर लागत, ये कुल लागत से अभिप्राय के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर हमने बता दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। पीडीएफ के लिए तो हमने बता दिया आपको करना क्या है, वीडियो में आप बने रहें तो आपको पीडीएफ के बारे में हमने बता दिया है। फिलहाल मैं फिर से पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। आपको इंस्टाग्राम पर आना है और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका फोटो आप भेजिए हमें, क्या है, वीडियो के साथ में, वीडियो के लिंक के साथ में पीडीएफ भेजिए, इसका आप फोटो भेजिए, सॉरी फोटो भेजेंगे, पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे एज इट इज, हम इसके लिए पैसा नहीं लेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर पैसे ले लीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, लेकिन हम हमारे चैनल पर अभी तक ऐसी कोई भी क्या है नियम नहीं लागू कि आप पैसे दीजिए तभी आपको सारी चीज़ें देंगे। आप जो भी सारे क्वेश्चंस जो भी आप सब्जेक्ट का कहेंगे पीडीएफ हम आपको फ्री में दे देंगे। समझ में आ गया। बस आपको वीडियो को करना क्या है, 2 लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भाई, फ्रेंड, जो भी आपके रिलेटिव हो, जो भी आपकी क्लास में पढ़ रहे हो, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो। उसके बाद में देखिए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, अनिधिमान वक्र की परिभाषा बताइए। जो अनिधिमान वक्र है इसका हमें परिभाषा बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, अनिधिमान जिसको क्या कहा जाता है, अनिधिमान ब्रैकेट में है तटस्थता या उदासीनता, तटस्थता या उदासीनता ब्रैकेट बंद। वक्र वो होता है, वक्र क्या होता है, वो होता है जो दर्शाता है, जो दर्शाता है कि प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्ट का समान स्तर प्रदान करना है, या संतुष्ट को समान स्तर प्रदान करना होता है या करना प्रदान करता है। ये एक अनिधिमान वक्र की परिभाषा है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद क्या हो या सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। आंसर देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा है। देखिए प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण, प्रति इकाई जो आगत है इसका, इसमें जो परिवर्तन के कारण उत्पादन ब्रैकेट में देखिए निर्गत में, उत्पादन ब्रैकेट में देखिए कि निर्गत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। क्या है, उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। उत्पादन मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उत्पाद होता है। जैसा कि यहाँ पर सीमांत उत्पाद के बारे में बताया गया है, क्या उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दिया हुआ दूसरा कि उत्पादन मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, सीमांत उत्पाद कहलाता है। तो ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपको थोड़ा इसका मिल गया। आप देखिए किस तरह से होता है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट उदाहरण समझ लीजिए, एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएगा। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, देखिए सीमांत उत्पादन, देखिए सीमांत उत्पादन बराबर कुल उत्पाद में परिवर्तन, फिर क्या है बटा परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन। ये आपका क्या है, सीमांत उत्पाद कहलाएगा, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर का, जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी हमने जो है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगा,
उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न, बाजार तंत्र में समन्वय कैसे स्थापित होता है इसके बारे में बताइए। जो आपका बाजार तंत्र है इसमें जो समन्वय है ये कैसे स्थापित होता है इसके बारे में इसका आंसर देना है। आंसर देखिए क्या है, बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं। जो बाजार तंत्र है ये समन्वय कैसे स्थापित करता है, इसका आंसर बहुत ही इजीली सिंपल है। सिंपल से देखिए क्या है कि बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है, जिससे बाजार तंत्र में क्या है समन्वय स्थापित होता है। जिससे जो बाजार है इसमें क्या है बाजार तंत्र में समन्वय स्थापित होता है। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संसाधनों से क्या अभिप्राय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। संसाधनों से आपका अभिप्राय क्या है इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए क्या है कि संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है, उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में है। उदाहरण जैसे क्या है भूमि, श्रम, औजार, मशीनें इत्यादि, ये संसाधनों का अभिप्राय है। जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, ज़्यादा बड़े में नहीं है जैसा कि बताया। और आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। तो जितना आपका काम रहेगा और क्या है जितना आपका, जैसे स्टूडेंट एग्जामिनर क्या है 3 नंबर का लाख क्वेश्चन रखा है तो उसका एक वर्ड भी डिसाइड किया है कि आपको 25 शब्दों से ऊपर जाना है, 50 शब्दों से ऊपर जाना है। तो इसका भी हमने बताया हुआ जैसे कि 25 शब्दों से ऊपर ही लिखिएगा, कम मत लिखिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जो हमने 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिहाज से।